बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते होंगे। और आप ये नमाज जो है, आप पहले ही अच्छे बच्चे हैं, आप पहले ही नमाज़ पढ़ते होंगे। लेकिन अगर कोई कमी होगी तो वो अब आपकी अल्लाह के करम से ये अब आदत बन ही गई होगी। तो उसमें कल बात एक कहीं पे हो रही थी, अल्लाह करम करे। वो कह रहे थे कि अगर आप जो है बगैर किसी वजह के अगर सुकून नहीं मिल रहा तो फिर शायद गौर करें कि आपकी रूह जो है वो अल्लाह ताला का ज़िक्र मांग रही है। बात पे गौर करें कि अगर बेवजह सुकून आपको नहीं मिल रहा, आप बेसुकूनी आपको अगर सामना करना पड़ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी रूह जो है वो अल्लाह का ज़िक्र मांग रही है। और फिर यही कहा गया है कि जो चैन सुकून जो है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही है। ठीक है, तो आप ये देखें, तो अगर अल्लाह के करम से आप 5 वक्त के नमाज़ी, तो फिर तो ये अल्लाह के करम से सुकून ही है ना। सजदा करें, देखें क्यों ना करें। मुझे तो ये होता है हैरानगी वाली बात कि अल्लाह ताला को सजदा क्यों ना करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा क्यों ना करें, अल्लाह ताला से माफ़ी क्यों ना मांगे, इस्तग़फ़ार क्यों ना मांगे भाई। किसी को होता है जो फिर हेड इंचार्ज है, उनसे कह सॉरी सर गलती होगी सर, आइंदा नहीं होगा। टीचर को आप कह रहे हैं कि सर वो नंबर कम आ गए, इंशाल्लाह ताला सर मैं कोशिश करूँगा अगले टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाएँ। तो ये हम बात करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला क्या उससे माफ़ी नहीं मांगी? ठीक है, अल्लाह ताला ही करम करने वाला है। ठीक है, अब जो है चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट कर दिया है। प्रीवियस लेक्चर में इसकी जनरल वर्किंग जो है वो हमने एक्सप्लेन की थी, समझी थी। तो अब आगे इसकी थ्योरी देखते हैं और आगे प्रैक्टिकल भी इसका एग्जाम्पल के तौर पर भी देखेंगे, उसको वर्किंग भी करेंगे। चैप्टर नंबर 13 में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs ही हैं। तो इसके अंदर जो प्रोग्राम्स है इसकी प्रैक्टिस तो डेफिनेटली हमने करनी है, क्योंकि इस डिग्री में नहीं अगली डिग्री में तो वर्किंग होनी है। ठीक है, और दूसरा एंट्री टेस्ट में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो अगर वर्किंग की हो, तो अगर उससे रिलेटेड कोई शॉर्ट कोई MCQ आ जाए तो हम बेटर उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमें वर्किंग की होती है, हमें पता होता है। ठीक है, तो अब जो है ये इसका लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 13 की थ्योरी प्रॉपर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल पे जाकर ये वर्किंग करते रहेंगे। तो अब ये 2 चैप्टर्स हैं, अब इसके हवाले से नंबर ऑफ़ पेजेस भी कम है और इसकी जो टॉपिक जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं, वेटेज भी थोड़ी सी इसमें कम है। तो इसलिए जो है अब आप साथ साथ रहें, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 जो है अच्छे तरीके से आपने कर लिए, प्रैक्टिस कर ली है। अब इसमें कोडिंग के हवाले से मसला नहीं कि कैसे लिखा जाएगा, सिर्फ वो जो है हमें टॉपिक्स पे तवज्जो करनी है, इसकी थ्योरी पे तवज्जो करनी है, कैसे लिखा जाता है वो हमें पता है। ठीक है, तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें स्टूडेंट। ये अब चैप्टर नंबर 13 जो है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, पेज 207। ठीक है, चैप्टर नंबर 13। अब सबसे पहले ज़ाहिर है कि इसकी जो थ्योरी जो है वो हम देखेंगे। अगर फंक्शन की बात करें तो ये यहाँ से लाइंस ये आप कवर कर लेंगे। ये अगर ये बात करते हैं ये, ठीक है, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि फंक्शंस आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ C प्रोग्राम, दे एनकैप्सुलेट का मतलब है इंक्लूड पीसेस ऑफ कोड टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। फंक्शन अलाउ अस टू अकम्प्लिश द सिमिलर काइंड ऑफ टास्क। एक ही तरह के काम बार बार करना चाहें तो वो आप फंक्शन बना दें और वो फंक्शन को जब आप चलाएँगे पैरामीटर फ़र्क हो जाएगा तो उसके हवाले से वो वर्किंग कर देगा। Being forced to keep adding the same code in the program. Function perform tasks that may need to be repeated many times. और उसके बाद जो है एक लाइन अगर आप ये यहाँ से ले लें, ठीक है, ये एक सेंटेंस जुमला, फंक्शन इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड पीस ऑफ कोड विद अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, ये फंक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर हमारे पास ये अनस्ट्रक्चर्ड लिखा हुआ, ठीक है, ये अनस्ट्रक्चर्ड लिखा हुआ है, अनस्ट्रक्चर्ड जो है उसमें आप लाइंस मेन के अंदर ही लिखते रहते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की, तो आप मेन के अंदर जो है जिस फंक्शन को चलाना चाहें वो आप अलग से लिख देते हैं और उसको जब कॉल करेंगे तो फंक्शन चल जाएगा। आपने F1 जो है एक फंक्शन का नाम है, उसको कॉल किया तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके अंदर जो लाइनें लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी।
F2 लिखेंगे तो जो दूसरा जो फंक्शन है उसके जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और जिस दफ़ा लिखेंगे उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 लाइन इधर है, 10 लाइन इधर लिखी हुई है, सपोज़ जब कॉल करेंगे F1 लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, पैरामीटर बताएंगे जो अगर रिक्वायर है, तो 10 लाइनें चल जाएंगी। अब आपको वो लाइनें जो हैं वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जब आप अनस्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक काम आपने बार बार लिखना हो तो वो उतनी लाइन्स आपको दोबारा लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन। फिर ये इम्पोर्टेंस है कि जी फंक्शन की इम्पोर्टेंस या उसके एडवांटेजेस, ये हमारे पास टॉपिक, और इसके लिए आप जो है ये आपको ये 5 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इसमें इसका पहला आप सेंटेंस सिर्फ ले लें, दे मेक प्रोग्राम सिग्निफिकेंटली ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन, क्योंकि अलग अलग हिस्से हैं ना जो डेवलपर ने बनाए हैं, तो इसलिए प्रोग्राम को समझना आसान है, मेंटेन करना आसान। हर कोई प्रोग्रामर अपना जो प्रोग्राम उसने बनाया उसको कंट्रोल करता जा रहा है। फिर दूसरे जो पॉइंट है उसका पहला आप ये सेंटेंस कर लेंगे, फंक्शन इंक्रीज रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। एक दफ़ा लिख लिया, बार बार चलाना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप उसको चला सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है इसका भी पहला जुमला, ये एक ही जुमला ये आप कर लें, डिफरेंट प्रोग्रामर्स वर्किंग ऑन वन लार्ज प्रोजेक्ट कैन डिवाइड द वर्कलोड बाय राइटिंग डिफरेंट फंक्शन। फिर अगला पॉइंट एक ही लाइन है, फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड एज मेनी टाइम, जितनी दफ़ा मर्जी चलाना चाहें, कैलकुलेटर है जितनी दफ़ा मर्जी आप चलाना चाहें आप चला सकते हैं। उसके बाद आखिरी, अगर शॉर्ट क्वेश्चन ये है तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से 3-4 पॉइंट्स ही काफ़ी हैं, 5 पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। अगर एरर आता है बजाय इसके होल प्रोग्राम को आप देखें तो जहाँ पे एरर आ रहा है सिर्फ उसी को देखना है, उसको आप सही करेंगे तो आपका कंप्लीट प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, 2 तरह की टाइप्स हैं, बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप ये पहला पैराग्राफ ये कर लें, बिल्ट इन फंक्शन के लिए ये लिख देंगे, ये मैं मार्क करवा रहा हूँ, और साथ ही फिर आप इसकी एग्जाम्पल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल printf एंड scanf फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ करके, बिल्ट इन फंक्शन का पैराग्राफ करके आप जो है printf और scanf एग्जाम्पल में लिख देंगे, तो ये बिल्ट इन फंक्शन का हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। फिर अगले पेज पर हमारे पास जो है ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहा है, तो उसके लिए ये हम 3 लाइंस कर लेंगे कि कई दफ़ा जो बने बनाए फंक्शंस हैं वो हमारे लिए इनफ नहीं होते, क्योंकि हमें ऐसा काम हम करना चाह रहे हैं जो पहले से प्रोवाइड नहीं किया गया, तो फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से जो है अलग प्रोग्राम फंक्शन बनाएंगे, उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने एग्जांपल ली थी, हमने डिस्प्ले नाम का एक फ़ंक्शन बनाया, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने बनाया, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन, उसके जो इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस और टाइप्स ऑफ फंक्शंस, 2 टाइप ये हमने डिस्कस किया। अब इसको हम देखते हैं मज़ीद अपने जो नोट्स के हवाले से, ठीक है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 13, और ये फिर हम बात कर रहे हैं कि जी फंक्शंस और उसकी इम्पोर्टेंस। ये फंक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहें, फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। Function is a single comprehensive detailed self-contained block containing a block of code that performs a specific task. Every C program has at least one function. वो तो होना ही होना है, main function which is main, and all the most trivial small programs can define additional function. आप अपने फंक्शन बनाना चाह रहे हैं तो इसके अलावा आप बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन। You can divide up your code into separate function. How you divide up your code among different function is up to you. ये पहला पैराग्राफ करेंगे तो ये फंक्शन का हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। आप अब जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से आप मुख्तलिफ फंक्शंस बना लेंगे, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शंस, ये इसका क्या फ़ायदा। फंक्शंस आर यूज फॉर डिवाइड ए लार्ज कोड इनटू मॉड्यूल पोर्शन। ड्यू टू दिस वी कैन ईजीली डिबग एंड मेंटेन द कोड। फंक्शन का फ़ायदा इस्तेमाल ये है कि जो एक बहुत बड़ा कोड अगर एक मेन के अंदर लाइनें लिखी जा रहे हैं, आपने उसको पोर्शन में डिवाइड कर दिया, ब्लॉक में, मॉड्यूल में डिवाइड कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको मेंटेन करना आसान है। अगर एरर आ जाए, एरर डिटेक्ट करना, सॉल्व करना आसान है। द पीस ऑफ कोड दैट इज़ एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, वो ऐसा कोड जो है जिसको बार बार आप चला सकते हैं, उसको आप अलग फंक्शन में
लिख सकते हैं। ये इसका फ़ायदा। अब इसके बेनिफिट्स जो हम बात कर रहे थे, प्रोग्राम डेवलपमेंट मेड इजी, क्योंकि डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर हाउस में डिफरेंट डेवलपर्स हैं, हर एक को टास्क किया गया, उसके हवाले से वो मुख्तलिफ काम वो कर रहे हैं, अपने काम करते जा रहे हैं, एंड पे उसको ऐड कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या मतलब होता है कि साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में जो है वो इकट्ठा ही हमारे पास डिफरेंट फंक्शन पे डिफरेंट प्रोग्रामर्स जो है डेवलपर्स जो हैं काम कर रहे हैं। इस तरह मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट जो है वो आसान भी और फास्ट भी हो जाएगी। वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू अमंग प्रोजेक्ट मेंबर, दस इम्प्लीमेंटेशन कैन बी कम्प्लीटेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल प्रोग्रामिंग इट टेक्स फार लेस टाइम टू कम्प्लीट द प्रोग्राम। टेस्टिंग जो है वो आसान है कि लोकेट करना एरर को और इसको ख़त्म करना, ये डेफिनेटली आसान है कि हर प्रोग्रामर जो है जो उसने कोडिंग लिखी हुई है उसी को वो मेंटेन रख रहा है। शेयरिंग, डेफिनेटली शेयरिंग है, क्योंकि एंड पे तो कंप्लीट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाना है। तो एक प्रोग्रामर ने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, जो कोडिंग की हुई फंक्शंस बनाए हुए हैं, उसको दूसरे, अब जो कैलकुलेटर के जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, क्या वो एक ने ही वो सर्किट डिज़ाइन किया होगा? मुख्तलिफ जो डेवलपर्स हैं उन्होंने सर्किट डिज़ाइन किया होगा, एंड पे जो है कंप्लीट वो एक सर्किट का उसको पार्ट बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे भी फंक्शन जो हैं जो मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स ने बनाए हुए हैं उनको आपस में फिर कंबाइन कर लिया गया, शेयर कर दिया गया। कोई भी जो है वो फंक्शन को जो मुख्तलिफ डेवलपर्स ने बनाया उसको इस्तेमाल कर रहा है। कोड शेयरिंग बिकम्स पॉसिबल, फंक्शन में बी यूज लेटर बाय मैनी अदर प्रोग्राम, दिस मीन दैट अ सी प्रोग्रामर कैन यूज़ फंक्शन रिटन बाय अदर इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ओवर फ्रॉम स्क्रैच, के वो खुद ही बनाना शुरू कर दे, किसी और ने बनाया हुआ है तो उसको शेयर कर लिया जाएगा। रीयूजेबिलिटी, फंक्शन कैन बी यूज टू कीप अवे फ्रॉम री राइटिंग द सेम कोड, अलग अलग बार बार लिखना पड़े, नहीं है एक दफ़ा लिख दी है, जिस दफ़ा मर्जी चलाना चाहें, तो पैरामीटर चेंज हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाए, तो अब वो फंक्शन जो है वो उस पैरामीटर के हवाले से वर्किंग करेगा और आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास। फिर इंक्रीज प्रोग्राम रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, बजाय इसके कि एक ही जगह पे इतना लेंथी प्रोग्राम है, आप जो है अलग अलग काम अलग अलग फंक्शंस में लिखे हुए हैं, आप उस तरह उसको तवज्जो जब एक फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वो एक टॉपिक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो जब हमारे माइंड में है कि ये फंक्शन ये काम कर रहा है तो तवज्जो उसी टॉपिक पे होगी, उसके हवाले से प्रोग्राम को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, बजाय इसके एक लाइन से एक ही जगह पे आप लिखते जा रहे हैं। It makes possible top-down modular programming. In this style of programming, the high-level logic of the overall program problem is solved first. ठीक है, length of the source program can be reduced. क्योंकि बजाय इसके एक काम आपने करना है वही काम दोबारा करना है, तो अगर 10 लाइनों में वो प्रोग्राम वो मसला हल होता है, तो अगर अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की बातें करेंगे तो वो 10 लाइन लिखी और दोबारा अगर उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो 10 लाइन वही दोबारा लिखें। लेकिन जब फंक्शन बना लेते हैं तो एक दफ़ा 10 लाइनों का फंक्शन बना लिया है, आप उसको कॉल करेंगे। जिस तरह कैलकुलेटर जो है, कैलकुलेटर में पैरामीटर होते हैं ना, सर्किट तो वही चलता है, पैरामीटर डिफरेंट आ रहा होता है, उसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही होती है, सर्किट तो वही चलता रहता है। तो इस तरीके से जो है ये इससे हमारे पास जो है इसका कोड जो है वो भी कम हो जाता है। फंक्शन फैसिलिटीज प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन, वंस अ फंक्शन इज रिटन इट सर्व्स अ ब्लैक बॉक्स और दैट अ प्रोग्रामर वुड हैव टू नो कि बस अब वो पता नहीं किधर है, बस सिर्फ ये आपको सिंटेक्स का पता हो कि ये फंक्शन कैसे इस्तेमाल करना है, क्या पैरामीटर बताना है। अब वो क्या लिखा हुआ है वो कंसर्न नहीं होता, बस हमें पता होना चाहिए उसका नाम और जो हमने उसको चलाने के लिए जो रूल्स फॉलो करने हैं, जो पैरामीटर 1 बताना है 2 बताने हैं, किस तरह की वैल्यू प्रोवाइड करनी है, इतना हमें पता हो तो फंक्शन जो है हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो हमें ये ज़रूरत नहीं है कि उसके डिटेल में चले जाएं कि फ़ंक्शन में लिखा क्या हुआ। द फैक्टरिंग फैसिलिटेट द फैक्टरिंग, एवरी सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन मेन फंक्शन टिपिकली इन्वोकिंग अदर फंक्शन ईच हैव ए वेल डिफाइंड फंक्शनैलिटी। ये फैक्टर्स बना दिए हैं कि एक मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर से ही मुख्तलिफ फंक्शंस को आप चला रहे हैं, हर एक फंक्शन अलग अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। फिर वही इम्प्लीमेंटेशन की जो बात की है कि वो इम्प्लीमेंटेशन जो डिटेल है वो क्या लिखा हुआ है वो है, ठीक है, हमारा कंसर्न बस रूल के साथ है, पैरामीटर प्रोवाइड करें। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 13 से पहले जितने भी फंक्शन इस्तेमाल किए तो हमने बस उसका पैरामीटर प्रोवाइड किया, हमने वो जाके क्या हमने देखा कि जी उसमें कोडिंग क्या लिखी हुई, क्या वर्किंग हो रही है, बस वो जो उसका लॉजिक है उसके मुताबिक
जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो हम चलाते हैं, पैरामीटर हम प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन एनेबल अस टू हाइड द इम्प्लीमेंट, जैसे SQRT, लॉग, साइन, ये फंक्शंस हैं विदाउट नोइंग देयर इम्प्लीमेंटेशन। हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन जो है उसका नाम क्या है और उसके पैरामीटर्स क्या बताने। बाय हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। हमें नंबर ऑफ लाइन्स पे तवज्जो करनी वो तो थोड़ी है ना, हमें वो जाके कोडिंग तो चेक नहीं करनी ना। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन की जो हम बात कर रहे थे, मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस हैं, टाइप्स हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो प्रोग्रामर डेवलपर जो है अगर जो बने बनाए जो फंक्शंस हैं वो अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे तो उसको फिर अपने मुताबिक जो है रिक्वायरमेंट के हवाले से फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा। इसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। ए टाइप ऑफ फंक्शन रिटन बाय द प्रोग्रामर इज़ नोन एज यूज़र डिफाइंड फंक्शन। These functions are defined by the user at the time of writing the program. These functions are written according to the exact need of the user. There can be 4 different types of defined function. वो क्या है जो मुख्तलिफ तरीक़ों से आप फंक्शन बना सकते हैं। एक फंक्शन ये है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जिसमें कोई आर्गुमेंट, कोई आपको वैल्यू भी प्रोवाइड नहीं कर रहे और ना ही वो प्रोसेस करके कोई जवाब रिटर्न कर रहे। दूसरा क्या हो सकता है कि आर्गुमेंट आप प्रोवाइड नहीं कर रहे लेकिन कोई जवाब रिटर्न कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्प्ले देखा तो पैरामीटर तो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे लेकिन वो आपको फिर भी हेलो वर्ड तो प्रिंट तो कर ही रहा था। फिर है कि आर्गुमेंट वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन वो कोई रिटर्न नहीं कर रहा, उसके अंदर जो काम है बस वही किए जा रहे हैं, वो प्रोसेस करके उसने कोई जवाब रिटर्न नहीं करना। उसके बाद आखिरी जो है जो फुली इसकी पावर इम्प्लीमेंट हो रही है कि आप उसमें आर्गुमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो प्रोसेस करके जवाब भी रिटर्न कर रहा है। बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से जो मौजूद है एनवायरनमेंट के अंदर फंक्शन, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, पैरामीटर अगर कोई है वो प्रोवाइड कर देंगे। दिस सिस्टम प्रोवाइडेड दिस फंक्शन स्टोर्ड इन दी लाइब्रेरी, ठीक है। इसको लाइब्रेरी फंक्शन भी कहा जाता है, जैसे स्कैन एफ, प्रिंट एफ, गेट से, SQRT, क्लियर स्क्रीन, एफ ओपन जो है ये हम चैप्टर नंबर 14 में लास्ट चैप्टर में करेंगे। टू यूज़ दिस फंक्शन यू जस्ट नीड टू इंक्लूड द अप्रोप्रिएट हेडर फाइल, आपको बतानी पड़ती है, रूल्स उसके अंदर हैं। बिल्ट इन फंक्शन से हमारी प्रोग्रामिंग फास्टर ईजियर हो जाती है। फंक्शन बने हुए हैं, आप उसका नाम दें, पैरामीटर अगर बताना है वो बताएं, हेडर फाइल बताएं तो आप फंक्शन को इस्तेमाल कर लें, आपको लिखना तो नहीं पड़ेगा ना। सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी बिल्ट इन फंक्शन टू सॉल्व डिफरेंट, फॉर एग्जांपल क्लियर स्क्रीन जो है बिल्ट इन फंक्शन है तो स्क्रीन को क्लियर कर देता है। इसके लिए आपको हेडर फाइल जो है वो conio.h लिखनी पड़ती है कि उसके अंदर रूल लिखा हुआ है वो मैच करता है, तो फिर जो भी फंक्शन की जो कोडिंग जहाँ कहीं पड़ी हुई है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये हम उस तरफ जा रहे हैं जो हमने पहले लेक्चर में देखा था, थ्योरी में आपको बताया था। अब जो फंक्शन को राइट करना है, अपना बना हुआ फंक्शन बनाना है, अपनी रिक्वायरमेंट के हवाले से फ़ंक्शन बनाना है, तो फिर क्या प्रोसेस होगा, क्या स्टेप्स होंगे। प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल। इसमें फॉलोइंग पार्ट्स हैं, एक फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी। अब सिंटेक्स क्या है, फंक्शन अगर हमने बनाना है, फंक्शन डेफिनेशन है, उसका सिंटेक्स क्या है। रिटर्न टाइप वो आपने बतानी, फंक्शन का नाम बताना है और पैरामीटर लिस्ट, ठीक है ये। उसके बाद इसके अंदर जो आप लाइनें लिखनी हैं वो आप बताएंगे। हमने जो एग्जांपल दी थी रिटर्न टाइप में हमने वर्ड लिखा था, फिर डिस्प्ले लिखा था और पैरामीटर लिस्ट प्रिंसेस हमने खाली छोड़ दिए थे, ठीक है। अब फंक्शन डेफिनेशन, इसमें फंक्शन हेडर है, फंक्शन बॉडी, फंक्शन के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो हमने बात की थी। फंक्शन हेडर क्या है, जो पहली लाइन फंक्शन डेफिनेशन की होती है उसको फंक्शन हेडर कहा जाता है। पहली लाइन जो है मुख्तलिफ सिंटेक्स वो शो करता है, जैसे रिटर्न टाइप के अंदर इसमें जो पहली लाइन है रिटर्न टाइप, जो हमने अपनी एग्जांपल में वर्ड लिखा था, फिर डिस्प्ले और फिर वर्ड लिख दिया था। इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। रिटर्न टाइप, फंक्शन में रिटर्न है वैल्यू, रिटर्न टाइप का मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा है। रिटर्न टाइप इज़ द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू द फंक्शन रिटर्न, जैसा इंटीजर, फ्लोट हमने पढ़ा है ना मुख्तलिफ डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे तो हमने वर्ड लिखा, तो वर्ड का मतलब होता है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। सम फंक्शन परफॉर्म द डिज़ायर्ड ऑपरेशन, वो मुख्तलिफ काम तो करते हैं लेकिन रिटर्न कुछ नहीं कहते।
करते, इसलिए हम ये रिटर्न टाइप पे हम क्या लिखते हैं, वॉइड लिख देंगे। इसका मतलब है कि ये कुछ प्रोसेस करके जवाब रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन का नाम, ये फंक्शन का नाम है, फंक्शन नाम और इसका जो पैरामीटर लिस्ट जो है वो मिल के ही फंक्शन सिग्नेचर बनता है। पैरामीटर ये प्लेस होल्डर है कि वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू वो यूज़ कर रहा है। व्हेन अ फंक्शन इज़ इन्वोक, हो सकता है कि आपको कोई वैल्यू पास करनी पड़े पैरामीटर के तौर पर, इसको एक्चुअल पैरामीटर और आर्गुमेंट कहा जाता है। पैरामीटर लिस्ट में आप टाइप बताते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट है, एक पैरामीटर, दो पैरामीटर। ऑर्डर बताते हैं कि जी पहला पैरामीटर इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, या पहला फ्लोट है, दूसरा इंटीजर है। एंड द नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स, के कितने पैरामीटर्स आपने प्रोवाइड करने हैं वो बताएंगे। पैरामीटर्स ऑप्शनल है, अगर जहाँ वर्ड लिख देंगे इसका मतलब है कि ये कोई पैरामीटर जो है वो डिमांड नहीं कर रहा। फंक्शन बॉडी, वो ब्लॉक जहाँ पे आप लाइंस लिखेंगे। फंक्शन बॉडी कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट डिफाइंड, कि फंक्शन क्या कर रहा है। बॉडी ऑफ फंक्शन अपीयर्स आफ्टर फंक्शन हेडर, स्टेटमेंट्स जो हैं हम ब्रेसेस में लिखेंगे। इसमें वेरिएबल बनाने तो हम वेरिएबल बनाएंगे जो फंक्शन के लिए ज़रूरत है। जो स्टेटमेंट हमने लिखनी है वो काम पूरा करने के लिए वो लिखेंगे। आर्गुमेंट जो फंक्शन को दिए गए हैं उसको इस ब्लॉक में, बॉडी में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था। अब जो है इसके हवाले से मज़ीद आगे चलते हैं कि ये हमारे पास अब फंक्शन डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप क्या होती है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये अब इससे अगर हम बात करते हैं उसकी टेक्स्ट बुक के हवाले से, तो टेक्स्ट बुक में ये देख लें, ये था राइटिंग फंक्शन इन सी। तो ये फंक्शन डेफिनेशन जो है उसका टॉपिक है। ये यहाँ से आप शुरू करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया, ये इस लाइन से, ये अगर मैं प्रॉपर कर लूँ, ये हमने लाइनें पढ़ी। फंक्शन इन सी कंसिस्ट ऑफ अ फंक्शन हेडर, ये इसकी हेडिंग राइटिंग फंक्शन इन सी जो है, ठीक है, कैसे लिखा जाता है। ये जो है ना, ये जो लाइंस अब जो मैं आपको मार्क करा रहा हूँ, ये तो ये इसका टॉपिक है फंक्शन डेफिनीशन। फंक्शन डेफिनीशन, ठीक है, इसकी हेडिंग ये लगा लें जितना मार्क किया हुआ है, फंक्शन डेफिनीशन। ठीक है, यानी असल फंक्शन जो फंक्शन बनाएंगे तो उसका ये टॉपिक, तो इसका ये फंक्शन और फंक्शन डेफिनीशन इसकी हेडिंग लगा लें। फंक्शन इन सी कंसिस्ट ऑफ अ फंक्शन हेडर, जिसमें फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फॉलोड बाय द बॉडी ऑफ द फंक्शन, द फंक्शन बिटवीन कर्ली ब्रेसेस कंटेनिंग द एग्जीक्यूटेबल कोड। एवरी फंक्शन इन सी इज़ रिटन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग जनरल फॉर्म, ये इसका जनरल फॉर्म है। रिटर्न के स्पेलिंग करना चाहें सही कर लें। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, फिर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट जो आप चलाना चाह रहे हैं, कोई वैल्यू अगर रिटर्न होगी तो हम रिटर्न के लफ्ज़ से लिखेंगे। आगे मज़ीद अब फंक्शन हेडर का अलग टॉपिक वो बता रहा है। फंक्शन हेडर क्या है, ये आप करना चाहें तो ये इतना कर लें। ठीक है, फंक्शन हेडर, इसमें द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको फंक्शन हेडर कहा जाता है। इसमें क्या बताते हैं, रिटर्न की टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, तीन हिस्से बताते हैं कि टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू, नेम ऑफ द फंक्शन, पैरामीटर जो आप प्रोवाइड करते हैं। रिटर्न टाइप कैन बी एनी वैलिड डेटा टाइप, ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी हो सकता है। अगर इफ़ द फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू, फंक्शन को वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो रिटर्न टाइप में हम वर्ड लिख देंगे। फंक्शन जिसके पैरामीटर नहीं है, तो कोई पैरामीटर प्रोवाइड भी नहीं किए जा रहे, तो फिर हम पैरामीटर लिस्ट में भी वर्ड लिख देंगे। हैंस अ फंक्शन, जैसे जो कोई पैरामीटर वो उसको प्रोवाइड भी नहीं किया जा रहा, ना ही कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वो उसका ये सिंटेक्स, ये जो हेडर के अंदर जो सिंटेक्स भी तो इसके साथ ही मैच करता है ना, तो फिर हेडर आप ऐसे लिखेंगे, वॉइड फंक्शन नेम और वर्ड। हमने जो एग्जांपल पिछले लेक्चर में की थी तो क्या था, डिस्प्ले था ना, वॉइड डिस्प्ले और फिर वर्ड हमने कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन डेफिनीशन और फिर फंक्शन हेडर। उसके बाद है कि हाउएवर द कीवर्ड वॉइड इज़ ऑप्शनल, हमें जिस तरह हम वॉइड में इनके बाद कभी वर्ड लिखते हैं कभी नहीं लिखते, तो ये ऑप्शनल है। तो अगर आप नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब है
कि ये वॉइड ही है। बाद में जैसा ये अब ये प्रिंसेस खाली है ना, इसका मतलब क्या है कि ये वॉइड ही लिखा हुआ है। वॉइड लिखें या ना लिखें, पहले ज़रूर वॉइड लिखना है, उसको नहीं खाली जोड़ा जा सकता। फंक्शन बॉडी ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसमें वेरिएबल बनाएंगे और जो लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो लाइंस लिखनी है वो आप लिखेंगे। फंक्शन जो बॉडी जो आर्गूमेंट अगर कोई पास किए गए हैं उसको इस्तेमाल करेगा, ये कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। और फंक्शन को किसी और फंक्शन की बॉडी में इसको कॉल किया जा सकता है। फिर रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट अलग से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। अगर फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो फिर हम रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। दी रिटर्न स्टेटमेंट ये सारी अभी हमने, ठीक है, एग्जांपल मैं आपको करके बताऊंगा, वैसे अभी परेशान इस तरह होना नहीं है अभी। रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई द वैल्यू रिटर्न बाय अ फंक्शन। रिटर्न एक्सप्रेशन ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। अब ऐसे अगर हम देखते हैं कि इसको अगर हम इसको एग्जीक्यूट अगर करें, ठीक है, इसको हम देखते हैं कि इसको हम खुद से ये देखें, ये हम लिख लेते हैं। इधर देखें, हमने अब इसको आपको करके बताता हूँ जिस तरीके से हमने लिखा था। पहली एग्जांपल मैं आपको करके बता देता हूँ। ये इसके अंदर ये मैं ख़त्म कर देता हूँ सब कुछ। इधर हमने डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया और इसी नीचे हमने डिस्प्ले का फंक्शन लिख लिया, ठीक है। अब ये देखने में आपको करके बता रहा हूँ। इधर आपने जो मैसेज अगर मिनिमम रख रहे हैं, मैसेज अगर आप लिखते हैं, ठीक है, ये हेलो वर्ड लिख दिया। अब ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ये देखिए, ये हमारे पास ये प्रोग्राम आ गया। ये प्रोग्राम हमने लिखा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था। और अब ये देखें यहाँ पे इधर हमने सेमीकोलन लगाना है, क्योंकि इधर प्रोटोटाइप में वैसे ही है जिस तरह पहली लाइन है, लेकिन आप इसमें आखिर में आपने सेमीकोलन लगाएंगे। ये सेमीकोलन लगा दिया। ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसको जो हम चलाएंगे तो कंट्रोल, ठीक है। अब आंसर क्यों नहीं आया, आंसर जवाब क्यों नहीं आया कि देखें वो हमने वो गेट ch नहीं लिखा हुआ, मिनिमम रखा है ना। तो उसके लिए हम क्या करते थे, आप ये विंडो में जाकर ये यूज़र स्क्रीन, ये देखें, ये हेलो वर्ड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब ये हमने ऊपर ये प्रोटोटाइप बताई हुई है, ये जो लाइन, फिर ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगर आप इसको दोबारा चलाना चाहें, सपोज़ मैंने ये लिख दी है और ये जो मेरा फंक्शन है ना, ये हेलो वर्ड ही प्रिंट करता है। तो अब मैं मिनिमम हम कर रहे हैं, मैंने दोबारा इस फंक्शन को चला लिया, एग्जीक्यूट कर लिया। अब वो देखें, वो नीचे जो फंक्शन जो अभी तो एक ही लाइन लिखी हुई है ना, एक लाइन लिखी हुई है, अगर वो उसके स्पेलिंग हम ठीक कर लें, स्पेलिंग तो जाहिर है वही रखने हैं, ये अगर आप कर लेंगे तो फंक्शन जो लिखा हुआ है, आप दोबारा इसको चलाएंगे तो फिर क्योंकि हमने गेट ch नहीं लिखा हुआ,
गेट सी एच नहीं लिखा हुआ तो ऑल्ट F5 ही हमें करना पड़ता है। तो आप ऑल्ट F5 अगर प्रेस कर लेते हैं तो ये देखें जिस दफ़ा चलाया है, क्योंकि बैकस्लैश n वगैरह नहीं है तो हेलो वर्ड के आगे ही हेलो वर्ड प्रिंट करता जा रहा है। तो ये हमारे पास जो है जो पहला प्रोग्राम जो था उसकी हमने एग्जांपल वर्किंग भी कर ली है। आगे जो टॉपिक जो हैं इसको हम देखते रहेंगे। अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिख दें, आप ये जो लाइन लिखी हुई है ये, तो आप इसको दोबारा लिख दें। ये अब आप लिखते जा रहे हैं, ठीक है, जितने वो आप मर्ज़ी लिखें। अब हेलो वर्ड प्रिंट करते जा रहे हैं। और अब ये इस फंक्शन को अगर आप कॉल कर रहे हैं, 2 टाइम्स कॉल कर रहे हैं ना, इसको अगर आप 2 टाइम्स कॉल कर रहे हैं तो इसने क्या, ये 3 लाइन जो लिखी हुई हैं ये 2 दफ़ा इसने इस ब्लॉक को चलाना है। अब क्या करेगा कि ये लाइंस जो हैं, क्योंकि वो क्लियर स्क्रीन नहीं है, वो नहीं लिखा हुआ, तो जब ये आप करेंगे फिर आप ऑल्ट F5 प्रेस करते हैं तो उसने ये 3 और 3 6 दफ़ा, बाकी तो पहले वाले तो पहले जो हैं जो इससे पहले हमारे जवाब है उसके हवाले से जो है वो आंसर वो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये देख लें, अब वो 3 लाइंस हमने लिख दी हैं। अब उसको जब चला रहे हैं तो वो 3 लाइन जो है वो बार बार एक्सिक्यूट करता जा रहा है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है, परेशान ना हो ये। और हमें यही कहा था, हमने बात की थी कि चैप्टर नंबर 8 में जो वर्ड जो है मेन से पहले वर्ड बाद में जो है उसको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 13 में क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने ये फंक्शन एक सिंपल सा बनाया है। आगे आगे इसकी वर्किंग भी एग्जांपल्स भी बढ़ती जाएगी और थ्योरी भी हम देखते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs ही हैं, तो ठीक है। तो इस हवाले से तैयारी करें, हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।